नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। संत कबीर दास ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन आज महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों से मारपीट होते देखकर यही बात मन में आ रही है कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे पिटाई ना हो। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले भाषा और व्याकरण पर रण छिड़ा हुआ है। या तो लाठी दिखाई दे रही है या मराठी सुनाई दे रही है, क्योंकि ठाकरे बंधुओं का संकेत कुछ ऐसा ही है कि बीएमसी जीतेंगे, फिर चाहे लाठी से जीते या फिर मराठी से जीते। सोचिए, जिस भाषा और बोली की विविधता पर हम गर्व करते हैं और कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, आज वही बदली हुई वाणी विवाद का विषय बन गई है। भाषा वो माध्यम है जिससे अपने मन के भाव दूसरों को समझाया जा सके, ना कि दूसरों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। लेकिन आज कुछ लोग मानव को मानव से जोड़ने वाले भाषा के इस पुल को तोड़कर नफरत की दीवार बनाना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर भाषा बंधन या बैरियर होती तो हम कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात ही नहीं कह पाते। दुनिया के तमाम देशों में कभी आपस में संपर्क नहीं हो पाता। वास्तव में भाषा संवाद का सेतु है, विवाद का हेतु नहीं। भाषा और व्याकरण को रण में बदलने वाले नहीं जानते कि मौन भी एक भाषा है और वास्तव में सबसे प्रभावी भाषा है। कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा, यानी जिसके पास शब्द नहीं, भाषा उसके पास भी है। और वो भाषा भावों की है, और जहां भाव नहीं है वहां कोई भी भाषा बेकार है। और ये देश इन्हीं भावों से भरा है जिसे कोई भी भाषा के नाम पर तोड़ नहीं सकता। और सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए, हा देश एका आहे, ये देश एक है, मराठी में भी और हिंदी में भी। इसके बाद आपको आतंकियों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए खुलासे के बारे में बताएंगे। एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलवामा के आतंकी हमले में इस्तेमाल हुए विस्फोटकों को ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए, ये जो जिससे आप सामान मंगाते हैं ना, रोजाना सब्जी खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, घर के सामान मंगाते हैं, ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट से आतंकियों ने खरीदा था। और आतंकियों को पेमेंट भी ऑनलाइन ही की गई थी। यानी अब आतंकवादी संगठन ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे हैं। कितना खतरनाक है, आज इसका भी विश्लेषण साथ में करेंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं उन खतरनाक दवाइयों के बारे में बताऊंगी जो भले ही बीमारी ठीक करने के लिए बनाई गई हों, लेकिन वो पर्यावरण को बीमार कर रही हैं। ऐसी दवाइयों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि इन्हें कूड़ेदान में फेंकने के बजाय टॉयलेट में बहा देना चाहिए। अगर आप भी एक्सपायर हो चुकी या इस्तेमाल में नहीं आ रही दवाइयों को ऐसे ही कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। विकसित देशों में राजनीति ऐसे मुद्दों पर होती है जिससे देश और देशवासियों का भला हो, जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, टैक्स नीति, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं वहां राजनीति की, कि मैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा अगर मैं सत्ता में आता हूं। नहीं, मैं उससे भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दूंगा। इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी, ये बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन हमारे देश में राजनीति इन मुद्दों पर नहीं होती। हमारे यहाँ के नेता जनता से पूछते हैं कि आप कौन सी जाति से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, फिर आपका धर्म क्या है। हमारे नेताओं की सारी राजनीति जाति, धर्म और भाषा के आधार पर जनता को बांटने तक ही सीमित रह गई। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां पर पिछले कुछ हफ्तों से मराठी बनाम हिंदी भाषी के बीच जंग छिड़ी हुई है। मराठी भाषा के छद्म जो ठेकेदार हैं वो हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उन पर मराठी बोलने का दबाव बना रहे हैं। मराठी भाषा के ये नकली योद्धा अपने नेताओं के इशारों पर गरीब हिंदी भाषियों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम आपको मराठी भाषा के नाम पर हो रहे अत्याचार की कुछ कहानियां दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको महाराष्ट्र में चल रहे इस पूरे ड्रामे की वजह बताएंगे। कुछ वीडियोस दिखाए अभी तक हमने आपको। ये कुछ ऐसे वीडियोस थे जो पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
इन सभी में मराठी भाषा बोलने वाले लोग हिंदी बोलने वालों से बदतमीजी और मारपीट कर रहे हैं, भाषा के नाम पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसी तरह की एक घटना 29 जून की शाम मीरा रोड पर हुई थी, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार को खूब मारा था। इस दुकानदार की गलती यह थी कि मराठी में नहीं बोल रहा था। आप सोचिए कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा था। क्या ये एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? इस घटना के खिलाफ कुछ दिन पहले गुजराती और मारवाड़ी दुकानदारों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग मराठी भाषा को जबरदस्ती थोपने के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ थे। मीरा रोड पर ही यह प्रदर्शन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन से एमएनएस के कार्यकर्ता और भड़क गए और आज उन्होंने मीरा रोड पर जबरदस्त हंगामा किया। इस हंगामे का मकसद हिंदी भाषियों पर मराठी बोलने का दबाव बनाना ही था। एमएनएस ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली थी। इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मराठी और हिंदी के बीच चल रहे घमासान में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी विवाद के समर्थक नेताओं को यूपी, बिहार में पटक पटक कर पीटने की चेतावनी दे दी। तो वहीं इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने इस तरह के बयान देने वालों को लकड़बग्घा कहा। नेताओं की इसी तरह की बयानबाजी ने कार्यकर्ताओं को और भड़का दिया। इसी वजह से आज सुबह करीब 5 से 6 घंटे तक मीरा रोड पर खूब हंगामा। पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी, उनमें झड़पें भी हुई। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषी पत्रकारों पर भी मराठी थोपने की कोशिश करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। इसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। जी देखिए, यहाँ पर इस वक्त उनको प्रोटेस्ट करने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी देर से। आप देख लीजिए, अलग पूरा इलाका इस वक्त है दे दिया गया है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। आप हमारी ही सरकार में आज मेरे ख्याल से वो 4 टाइम MP है, वो सीनियर लीडर है और ऐसे सीनियर लीडर की तरफ से ऐसा वक्तव्य आना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। उनके जो भी पार्टी लीडर्स है, हमारे वरिष्ठ लीडर, उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आज मराठी का अपमान जो भी करेगा उनको जरूर जवाब ये दिया जाएगा। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुमको मराठी ही बोलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना जरूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता।
ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी करना, तोड़ फोड़ करना, तो ये महाराष्ट्र के अंदर कब तक चलेगा इस तरह? तो पुलिस प्रशासन ने कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हम वायलेंस का हमेशा से खंडन करते थे, खंडन करते रहेंगे। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि इस तरह की घटना ना हो। क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। अगर सख्ती ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा की यह लड़ाई नई नहीं है। ये समय समय पर राजनीतिक जरूरत के हिसाब से सड़क पर उतरती रहती है। मराठी बनाम हिंदी की हालिया जंग ठाकरे ब्रदर्स की गठजोड़ की देन समझा जा रहा है। जरा समझाते हैं आपको मामला क्या है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स हमेशा से ही मराठी मानुष वर्सेस बाहरी के बीच घूमती रही है। मराठी मानुष की अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की शुरुआती राजनीति भी क्षेत्रवाद से प्रेरित थी। उन्होंने मराठी वर्सेस गैर मराठी के मुद्दे से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। बाला साहब ठाकरे का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व था, लेकिन वो महाराष्ट्र पर पहला हक मराठी मानुष का ही मानते थे। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय और गुजरातियों को नौकरियां दिए जाने के खिलाफ कई आंदोलन किए। हालांकि धीरे धीरे बाल ठाकरे की राजनीति क्षेत्रवाद से हटकर हिंदुत्व पर केंद्रित हो गई, जिसके कारण पूरे देश में उनकी लोकप्रियता भी उसी हिसाब से बढ़ी। लेकिन 2005 में बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने क्षेत्रवाद के एजेंडे पर ही टिके रहने में अपनी भलाई समझी और अगले साल एक नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। जब सारी पार्टी शिवसेना सौंप दी बाला साहब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को। इस पार्टी का एजेंडा क्लियर था, एमएनएस का, राज ठाकरे की पार्टी का। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों का विरोध करो तो यहां के लोग वोट करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस शुरू से ही यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों के खिलाफ रही। वो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बताती रही। इसको लेकर वो अक्सर विवादों में भी रही। राज ठाकरे ने कई मौके पर यूपी बिहार से आने वाले लोगों पर विवादित टिप्पणियां की। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता यूपी बिहार के लोगों को जगह जगह मारते पीटते नजर आए। हालिया भाषा विवाद भी राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की मराठी वर्सेस बाहरी वाली राजनीति का ही वर्जन है, नया वर्जन। क्षेत्रवाद से हटकर इस बार राज और उद्धव भाषाई स्तर पर भेदभाव करने वाली राजनीति लेकर आए। अब वो बिहार यूपी वाले लोग नहीं कह रहे, अब वो हिंदी भाषी बनाम मराठी भाषी वाला वर्जन लेके आए। इसके लिए राज ठाकरे अपनी पुरानी मारपीट वाली पॉलिटिक्स अपना रहे हैं और उद्धव ठाकरे बयानबाजियों का मोर्चा संभाले हुए। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत, आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आए हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि भाइयों के बीच स्नेह बढ़ गया है, इसीलिए दोनों साथ आ गए। लेकिन सच यह है कि दोनों ही नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक साथ आए हैं। सच यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का ग्राफ साल दर साल नीचे गिरता चला गया। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो साल 2014 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 63 सीटें जीती। फिर 19 में शिवसेना की सीटें कम होकर 56 रह गई। इसके बाद साल 2022 में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और 24 में जो चुनाव हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी केवल 20 सीटें ला पाई।
ये विधानसभा चुनाव के हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तो और भी बुरा हाल। फायर ब्रांड नेता, मराठी मानुष की अस्मिता के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे के खाते में अभी तक कोई बड़ी चुनावी उपलब्धि आई ही नहीं है। 14 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस केवल 1 सीट जीत पाई, जबकि इस चुनाव में पार्टी 209 सीटों पर लड़ी थी। फिर 2019 के चुनाव में भी एमएनएस 1 सीट जीत पाई, इस बार 101 सीटों पर लड़ी थी। और इसके बाद 2024 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी राज और उद्धव दोनों नेताओं की पार्टियों का हाल खराब था, और यह स्थिति कुछ लोकसभा चुनाव में भी रही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2009 और 14 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। शिवसेना ने 2014 और 19 में 18 सीटें जीती थी। फिर 2022 में पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे, और 24 में शिवसेना यूबीटी ने चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। यानी एक तरह से लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो जनाधार ही नहीं दिया जिसकी अपेक्षा इन पार्टियों ने की थी। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता अब एक साथ मिलकर एक नई चुनावी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यह चुनावी जंग इसी साल है। अब समझे, इस साल मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। बीएमसी को भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की पार्टियां इस पर अपनी सत्ता क्यों चाहती हैं। पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए बीएमसी चुनाव उद्धव और राज ठाकरे की तीसरी परीक्षा मानी जाएगी, और दोनों के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। साल 1985 से ही शिवसेना का इस पर कब्जा रहा। हालांकि बीच में 92 और 96 तक इस पर कांग्रेस काबिज रही, लेकिन इसके बाद साल 2022 तक इस पर शिवसेना ही रही। 1985 में जब पहली बार शिवसेना ने बीएमसी में जीत दर्ज की थी, तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे मराठी वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर मुखर थे, और इसे जीत की एक प्रमुख वजह मानी जा रही थी। इसीलिए माना जाता है कि जो लोकल चुनाव है, अल्ट्रा लोकल बीएमसी चुनाव, इसमें यह मुद्दा काम आ जाएगा, इसीलिए इसे हवा दी जा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग भाषा के मुद्दे पर छिड़े संग्राम को बीएमसी चुनाव से जोड़कर ही देख रहे हैं। मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों को पीटने वाले इन लोगों को आज बाला साहब ठाकरे का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं। उनका यह बयान मराठी मानुष के नाम पर भाषाई भेदभाव फैलाने वालों के लिए जरूरी है। बाला साहब ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में मराठी हो सकते हैं, लेकिन भारत में वो एक हिंदू हैं, और हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठना चाहिए। जिस मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पीट रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि मराठी भाषा में हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। मराठी भाषा प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत शैली से आई है। इसके शब्द हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से ही निकले हैं। मराठी में फारसी, अरबी, द्रविड़ और अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं। मराठी भाषा की वर्णमाला में 5% शब्द द्रविड़ भाषा शैली से आए। 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य में मराठी भाषा को काफी सम्मान मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को अपने साम्राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूल विचार स्वराज था, लेकिन उनके स्वराज में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत शामिल था। हिंदवी साम्राज्य की वो बात करते थे। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी की सेना में मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषा बोलने वाले सैनिक सभी शामिल थे। उन्होंने सभी भाषाओं को सम्मान दिया, और कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग लोगों की गर्दन पर छुरा रखेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे कि तुम मराठी ही बोलो। किसी पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी पर भी मराठी बोलने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की नजर विदेशी मुगल ही उनकी नजर में बाहरी थे, ना कि अपने भारतीय नागरिक जिनके साथ हमारी भाषाई विविधता है।
भारत देखिए विविधताओं को का एक देश है। भारत के विषय में एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी भारत में कुछ दूरी पर पानी बदल जाता है, थोड़ी और दूरी पर भाषा। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और इसके अलावा सैकड़ों बोलियां हैं जो क्षेत्र के मुताबिक बदलती रहती हैं। बावजूद इसके हम हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग भाषा के स्तर पर भेदभाव, मारपीट, गुंडागर्दी। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। यह बात ध्यान से सुननी चाहिए उन तमाम लोगों को जो सड़कों पर उतरकर लोगों को मार पीट रहे हैं। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। भाषाई दादागिरी एक ऐसी कायर सोच है जो इस डर में जीती है कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग उनसे आगे ना निकल जाए। देश का संविधान हमें जो आजादी देता है उसके तहत आप और हम देश के किसी भी कोने में हो कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए भाषा के नाम पर हिंसा करने वालों का यह झुंड कायरों की फौज है, जिनके लिए भाषाई नफरत फैलाना राजनीतिक हथियार है और उनके पास चुनाव में जीत का कोई और रास्ता है भी नहीं। सवाल यह है कि आखिर भाषा के आधार पर भेदभाव कब बंद होगा। हिंदी भाषियों के साथ अभद्रता करने वालों को याद रखना चाहिए कि जब वो हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं तो यहां कोई भी उन पर अच्छी हिंदी बोलने का दबाव नहीं डालता। वो जिस तरह से भी हिंदी बोल पाते हैं, टूटी फूटी सुनकर लोग उनकी मदद करते हैं। मुंबई में हिंदी भाषियों को मारने पीटने वालों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पूरा बॉलीवुड है ना, वो हिंदी भाषी फिल्मों के दम पर टिका है। जिनके डायलॉग्स की ये कस्में खाते हैं और जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुद अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लालायित रहते हैं, वो हिंदी फिल्मों से ही लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। न जाने कितने ही राज्यों और भाषाएं बोलने वाले लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है। इन पर तो गुस्सा नहीं निकलता, गुस्सा निकलता है आम लोगों पर जो अपने पेट पालने के लिए वहां पर अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी दुकान चला रहे हैं, रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उन पर गुस्सा निकलता है इनका। न जाने कितने ही हिंदी भाषी अपने टैक्स से महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये लोग मुंबई को, महाराष्ट्र को सींच रहे हैं अपने खून पसीने से। इसीलिए महाराष्ट्र में गैर मराठियों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। और विवाद की ये भाषा का विवाद है और कुछ लोग हिंदुओं की सदियों से चली आ रही कांवड़ यात्रा को भी विवादित बनाना चाहते हैं। हर साल जब भी सावन में कांवड़ यात्रा आती है विवाद शुरू, कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। लेकिन क्या यह कोई साजिश है कि कांवड़ यात्रा को विवादों के घेरे में लाया जाता है? इस बार भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ही विवाद हो गया। पिछले साल यूपी उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर सरकार ने यह तय किया था कि दुकानदारों को अपनी बड़ी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा, जिसका बड़ा विरोध हुआ। पिछले साल पूरी यात्रा इसी विवाद में चलती रही कि यह तो मजहब के नाम पर भेदभाव है। इस फैसले का मकसद यह था कि किसी भी कांवड़ श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे। इस बार खास तौर पर यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर यह फैसला हुआ कि यहां मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच की जाएगी। अब इस पर हंगामा हो रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर चल क्या रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि कांवड़ यात्रा का जो पूरा रूट है उस रूट पर मांस की दुकानें बंद। इधर यूपी में तो कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच भी की जा रही है। यूपी में खाद्य विभाग दुकानों पर QR कोड लगाकर सीधे उपभोक्ता से फीडबैक मांगा जा रहा है। उधर हरिद्वार में भी फैसला हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी शराब के ठेके पर्दे से ढके जाएंगे। कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहे या ढकी हुई हो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यह आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर चल रहे हो और दूसरी तरफ सड़क पर ही मांस मदिरा बिक रही हो। इसीलिए यात्रा के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट करना। असल प्रॉब्लम तो यहां है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि इन मार्गों पर मौजूद ढाबों में कांवड़ियों के खाने के साथ मिलावट हो रही है। हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर पुरकाजी के पास कांवड़ियों के खाने में प्याज निकल आया।
आरोप है कि इस ढाबे पर कांवड़िए खाना खाने आए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि खाने में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, लेकिन तड़के में प्याज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर यहां पर तोड़फोड़ की। इसी से निपटने के लिए इस बार यूपी सरकार ने तय किया है कि यहां बाकायदा सरकार के खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। सरकारी टीमें इन दुकानों से खाने के सामान के सैंपल ले रही हैं। दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो FSSAI द्वारा बनाई गई जो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है उसको डिस्प्ले करें, अपनी लाइसेंस डिटेल उसमें रखें, नाम पता लिखें। उपभोक्ता के फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी किया गया है ताकि लोग उस पर रिव्यू दे सकें। तुरंत इन दुकानों के खाने के सामानों की जांच भी हो रही है और अगर कोई चीज खराब मिल रही है तो एक्सपायरी डेट की मिल रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आज खाद्य विभाग की टीमों ने ऐसी ही कार्रवाई की, जिसमें कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई। तो FSDA फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए खाने की शुद्धता पर काम कर रहा है। इस ऐप से फ़ायदा यह है कि जो कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है उस रूट पर अगर कहीं खाने में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इस QR कोड के जरिए खराब रिव्यू के तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, यानी कि आपका एंड्रॉइड फ़ोन है तो लेफ्ट वाला और आईफोन है तो राइट वाला, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना गूगल लेंस खोलना है। और गूगल लेंस से मेरा एंड्रॉइड फ़ोन है तो मैंने इसको यहाँ पर स्कैन किया। अब मैं स्कैन जब करता हूँ तो यहाँ पर ये प्ले स्टोर्स पे एक लिंक ओपन होता है। अब इस लिंक पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फूड सेफ्टी कनेक्ट की एक ऐप यहाँ पर आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ख़राब रिव्यू के फॉर्म में आपने FSDA को बता दिया भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के ज़रिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा और वो वहाँ पर एक्शन लेंगे। जो भी हमारे जितने भी वहाँ लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हैं या जो भी प्रतिष्ठान हैं जो ये जो है इस सर्विसेज में लगे हुए हैं, खाने पीने के उसमें इंगेज हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन है और सभी रजिस्टर्ड वो अपना इसको डिस्प्ले करेंगे। आप देखिए इसमें प्रारूप है, इसमें प्रारूप है कि उसमें सारा प्रारूप है, तो प्रारूप से तो आइडेंटिटी हो ही जाती है। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये FSDA की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उस प्रोडक्ट्स की। पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। ये एड्रेस यानी कि सबसे ज़रूरी पार्ट इस खबर का, ये यहाँ दिखाइए, जो नाम है उनका वो नाम लिखा जा रहा है। इनका नाम इमरान है, इमरान नाम लिखा जा रहा है, पता चिन्हट लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। जो आइडेंटिटी की बात थी वो आइडेंटिटी अब जो है वो चस्पा हो गई है, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है वो यहाँ कर सकता है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं जो आप देख रहे हैं, FSDA की टीम इस समय जो है मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। अब हम आ गए हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी कि FSDA की जो टीम है उसकी